हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वो है क्लास 10th की कृतिका का चैप्टर नंबर 3 साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी की लेखिका का नाम है मधु कांकरिया। चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले हम मधु कांकरिया के जीवन परिचय पर नज़र डाल लेते हैं। मधु कांकरिया का जन्म 23 मार्च 1957 को कोलकाता में हुआ था। ये हिंदी की समकालीन साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका, कथाकार और उपन्यासकार हैं। इनकी रचनाओं में उपन्यास खुले गगन के सितारे, सूखते चिनार, सलाम आखिरी, पत्ताखोर, सेज पर संस्कृत, हम यहाँ थे और बंजारा मन, शहर शहर जादू और बंदिशें ये कहानी संग्रह हैं। इस तरह इन्होंने अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा समाज गौरव सम्मान 2009 में इन्हें सम्मानित भी किया गया। इस पाठ में लेखिका ये पाठ एक यात्रा वृतांत है, जिसमें लेखिका सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक की यात्रा पर थी। लेखिका बर्फ देखने की बहुत इच्छुक थी, तो वो बर्फ देखने के उद्देश्य से सिक्किम गई हुई हैं। और इस यात्रा वृतांत में जो जो चीज़ें उन्होंने देखी हैं, जैसे हिमालय का रूप देखा है और एक कुशल गाइड को देखा है, और जो वहाँ की पहाड़ें हैं, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का जीवन जो देखा है, उसके सब के बारे में उन्होंने बताया है। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उलट पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता। अतीन्द्रियता कहते हैं इंद्रियों से परे। यानी जो गैंगटॉक शहर के लिए पहले तो लेखिका ने उन्हें एक मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। दूसरा, उन्होंने वहाँ का जादू बताया है, और इतना जादू कि वो हमारी इन आँख कान नाक से बिल्कुल परे। ये सब कुछ इस तरीके का जादू जो हमारी ना आँखें देख सके, ना कान सुन सके, सिर्फ आत्मा से महसूस कर सकें। अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी का वह जादुई झालर धीरे धीरे एक उजास यानी प्रकाश, उजाला, धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़े गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशेली। छोटे छोटे, यानी इसका अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना की ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। लेखिका बता रही हैं, उन्होंने एक छोटी सी प्रार्थना याद कर ली है, साना साना हाथ जोड़े। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा पर अब मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। अब यहाँ पर इसमें जो आया कि इन्होंने कहा गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर, वो लेखिका का कहने का कारण ये रहा होगा क्योंकि गंगटोक मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि वहाँ के लोग मेहनती हैं। उन्हें रोजाना जीवन जीने के साधनों को जुटाने में बड़ी मुश्किल करनी पड़ती है।
तो इसलिए उन्होंने मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। और आगे पता चलेगा कि वहाँ के लोग किस तरीके की, किस प्रकार की मेहनत करते, जिससे कि उन्होंने मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम यानी तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर यूमथांग था। यूमथांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। लेखिका जिस जीप से जा रही हैं उसका ड्राइवर का नाम है जितेन नार्गे। जितेन नार्गे ड्राइवर कम है और गाइड ज़्यादा। गाइड वो लोग होते हैं जो टूरिस्ट लोग जाते हैं, उनके लिए वहाँ के स्थानों की जगह जगह की पहचान कराना, उन स्थानों के बारे में, जगहों के बारे में उन्हें बताना। तो ये जितेन नार्गे, उनका ड्राइवर कम और गाइड ज़्यादा है। लेखिका का क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। चलिए तो। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए दूर से उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है। ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी ध्यान या मैं कहिए नज़र उसकी जीप पर लगे दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही एक तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, लेखिका ने जो श्वेत पताकाओं का जिक्र किया है, बौद्ध धर्म के अनुयायी जो होते हैं वो अवसरों पर तरह तरह के रंगों की पताकाएं फहराते हैं। और बौद्ध धर्म में सफ़ेद पताकाएं शांति व अहिंसा के प्रतीक होती हैं। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। और जब शोक का समय होता है तो शहर से दूर एकांत में 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं, जिन्हें उतारा नहीं जाता बल्कि वे खुद नष्ट हो जाती हैं। इस तरह किसी नए कार्य के अवसर पर जो रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं, इन पताकाओं से शोक व नए कार्य के शुभारंभ संकेत मिलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कबीलोंग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड फिल्म बच्चों के लिए तो नहीं पता होगा, लेकिन हमारे जो एज ग्रुप के लोग होंगे उन्होंने ज़रूर अगर गाइड फिल्म देखी होगी। देवानंद और वहीदा रहमान की बहुत ही अच्छी, बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत ही बेहतरीन फिल्म। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीस के बंसल ने लेपचाओं के शोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता के स्थल की शुरुआत।
यहाँ पर इन दोनों स्थानीय जनजातियों के बीच लंबे झगड़े के बाद फिर वहाँ पर उन लोगों के बीच में जो शांति की बातचीत शुरुआत हुई, उसका ये शुरुआती स्थल है। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। ये क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा और इस देश की जो आत्मा है एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। ये लेखिका इसलिए भी कह रही हैं कि वो बता रही हैं कि इसे, जब उसने जितेंद्र ने बताया कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो सोच रही हैं लेखिका कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक ही जैसी है। और जो है यही विश्वास, ये सब की कल्पनाएं, धारणा एक जैसी हैं, और यही विश्वास समझ लीजिए कि पूरे भारत को एक ही सूत्र में बांध देता है। रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। यानी जो लेखिका की जो जीप चल रही है अब और ऊंचाई पर, जहाँ पर बस्तियाँ छूटती जा रही हैं, जहाँ पर लोग छूटते जा रहे हैं। अब केवल क्या आ रहे हैं? पहाड़, जंगल, पहाड़ों के जंगल, वन आ रहे हैं और केवल पहाड़। तो जो घर हैं वो दिखाई दे रहे हैं बहुत दूर से, छोटे छोटे ताश के पत्तों की तरह। जैसे हम ताश के पत्तों से घर बना लेते हैं, उस तरह के वो घर लग रहे हैं। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, बल्कि अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शक, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम में हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय, और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती पाताल नापने लगी। वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से, यानी बड़ी तेजी से, प्रबलता से, अधिकता से, शिद्दत माने प्रबलता, तीव्रता, शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। ये लेखिका ने जो चित्र दिया है, ये हिमालय और घाटियां दिखाई दे रही हैं। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर ये प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। अगर हम कहीं अच्छा सा जरा मौसम हो जाता है तो ये गाना बरबसी अपनी ज़बान पर आ ही जाता है। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ कुछ बूंद पिघलने लगता था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकालकर, यानी अपने सिर को निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती थी, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपातों को, यानी झरनों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी ये तिस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। जिस व्यक्ति का हृदय कोमल मृदुल होता है वो बड़ा ही प्रकृति प्रेमी होता है, और प्रकृति शायद ही कोई ऐसा निष्ठुर प्राणी होगा, शायद कोई कठोर इंसान होगा जिसे प्रकृति खूबसूरत ना लगती हो।
नदियाँ, पहाड़, घाटियाँ, ये तो सभी को पसंद आने वाली चीज़ें हैं। तो लेखिका भी वहाँ पर गई हुई हैं तो नदी के बारे में बता रही हैं, नदी का रूप। अब मान लीजिए जैसे अभी हम बरेली में हैं, बरेली की नदी रामगंगा के लिए देखिए, और यही नदी, यही गंगा नदी आप ऋषिकेश में देखिए, हिमालय में देखिए, वहाँ उसका सौंदर्य, अपार सौंदर्य, असीम सौंदर्य है कि वहाँ पर जो खूबसूरती है वो यहाँ नहीं मिलेगी। तो उसी तरह उन्होंने जो तीस्ता नदी देखी है तो सिलीगुड़ी में भी देखी, लेकिन जो यहाँ पर देखी है इस जगह पर तो बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। तो उसी के बारे में लेखिका कह रही हैं। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। हिमालय के ऊपर तो शायद ही कोई कवि ऐसा रहा होगा जिन्होंने कविता ना लिखी हो। हिमालय के ऊपर तो इतनी कविताएं लिखी हुई हैं कि अनगिनत। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए क्योंकि एक तो हमारे इनके ऊपर तो एक गीत भी बना हुआ है, उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है। तो ये एक पहरेदार की भांति हमारे देश की सीमा की रक्षा करता है, हमारे देश की रक्षा करता है। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी, खूब ऊंचाई से पूरे बेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन उगलता झरना। इसका नाम था 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन तमाम खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। यानी वो जो सैलानी जब अपने साथ जो कैमरे लेकर आए वो लाइटनिंग करने लगे, फ्लैश उनके चमकने लगे, उस खूबसूरती को, उस झरने की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने लगे। मशगूल कहते हैं व्यस्त के लिए। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी में नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ संगीत के झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। लेखिका को तो कोई मतलब ही नहीं था कि मैं इनकी तस्वीरें लूँ, वो तो ये सब दृश्य को अपने आत्मा में सराबोर, अपनी आत्मा को सराबोर कर लेना चाहती थी, अपने अंदर इन परिदृश्य को समा लेना चाहती थी। तो उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं कैमरे में से फ़ोटो खींचूँ, वो तो बस बैठकर झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों यानी सीमाओं, सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं कहते हैं बुरी इच्छाओं को, तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गईं। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसी ही बहती रहूं, सुनती रहूं झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा। आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। अनमनी सी में उठी, यानी जो लेखिका खो गई हैं तो लेखिका को ध्यान उनका भंग किया है जितेन ने। एकदम से उनसे कहने लगा चलो उठो और आगे इससे भी सुंदर सुंदर दृश्य मिलेंगे, आप तो एक ही जगह बैठ गई। तो अनमनी सी यानी बेमन से लेखिका उठी हैं। थोड़ी देर बाद फिर वही नज़ारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, यानी कहीं कहीं जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल काले चटक हरे रंग के, खूब घास मोटी मोटी और पेड़, तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला। और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। यानी अभी तक जो लेखिका को जो दिख रहा है हरी मोटी घास की चादर जैसा, कभी पहाड़ एक पथरीले से, कभी पीलापन, और अचानक ही जैसे सब कुछ गायब हो गया हो और चारों तरफ क्या, सिर्फ बादल ही बादल। चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आँखों से देखती जा रही थी। प्रकृति मुझे जैसे सयानी बनाने के लिए, सयानी यानी समझदार, चतुर, भर भर आँखों से देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहां पहाड़ नहीं, 2 विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत, जैसे स्वर्ग,
बिखरी पड़ी थी, नज़रों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, यानी जहाँ भी नजरें जा रही थी केवल सुंदरता ही सुंदरता नजर आ रही थी। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे, वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियता और रूडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चरैवती चरैवती, यानी चलते रहो। और समय के इसी सतत प्रवाह में मैं तिनके सा बहता हमारा वजूद, पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य में इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थीं। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सो वह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी, साना साना हाथ जोड़े, कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया, जब महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्र मुग्ध सी में तंद्रेल अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी, जैसा समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट गए हों। लेखिका जो हैं एकदम खोसी गई हैं, बेहोश जैसी हो गई हैं, जैसे कोई व्यक्ति नींद में चलने का रोग जैसे होता है, तो वैसी ही वो अर्ध बेहोशी की हालत में थोड़ी दूर तक निकल आई हैं। लेकिन अचानक उनका क्या ध्यान भंग हुआ है। कैसे कि मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं, गुथे आटे सी कोमल काया पर, हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको यानी बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे, कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थीं। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की ये जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। वहीं पर खड़े BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से मैंने पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया, यानी थोड़ा सा मजाक के लहजे में, उसने मजाक के लहजे में क्या बताया है, मजाक के लहजे में उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा। मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश, यानी सीधा मौत को दावत देना, सीधा मृत्यु की तरफ चला जाना, मौत की तरफ चले जाना। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू विल्ड दीज डीड्स। आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुटलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़ों से बांधकर पत्तों की तलाश में बन बन डोलती आदिवासी युवतियाँ। ये पत्थर दिखाई जा रहे हैं, जो बड़े बड़े डायनामाइट से पत्थर तोड़ दिए जाते हैं, पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं, फिर इन्हें जो पहाड़ इन्हें हैं वो धीरे धीरे कुदाल और हथौड़े की सहायता से थोड़ा थोड़ा करके तोड़ती हैं। बड़ा ही कठिन और दुस्साध्य कार्य है। तो इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे, यानी हाथों में पड़ने वाली गांठें, ये निशान एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है। सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ।
जो लेखिका है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई लेखिका को ये दृश्य बड़ा ही झकझोर गया कि लेखिका ने जो रास्ते में इन पहाड़ी औरतों को देखा है जो मार्ग बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थीं, जिनके हाथों में बड़ी कठिन परिस्थिति में कुदाल और हथौड़े हैं, और इनमें से कई औरतों की पीठ पर बच्चे भी बंधे हैं। इनको देखकर लेखिका को बड़ा ही दुख हुआ है और वह उनके श्रम के सच से वाकिफ हुई हैं। ये औरतें सैलानियों की सुविधा के लिए यानी हिमालय की जानलेवा और दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का कार्य कर रही थीं, और इनको इसी काम के कारण 2 समय का भोजन मिलता है। और इन दृश्यों में जो ये देखकर बड़ी ही उनकी आत्मा बड़ी झकझोर सी जाती है लेखिका की, और इसीलिए उन्होंने गंगटोक के लिए बाद में मेहनत का बादशाहों का शहर कहा है, क्योंकि इतना मेहनत का कार्य, शायद इतना मेहनत का कार्य यहाँ मैदानी में नहीं मिलेगा, बहुत ही वो दुस्साध्य कार्य है। और तभी मेरी सहयात्री मणि जो इनके साथ आई हुई हैं, जो इनकी दोस्त हैं, वो मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। जो लेखिका है वो बड़ी द्रवित हो गई है ये दृश्य देखकर, पहाड़ों को देखकर और उनके पीठ पर बंधे हुए बच्चों को देखकर, उनके श्रम को देखकर। तो उन्हें पलामू और गुमला के जंगलों की याद आ गई, जहाँ लेखिका एक बार घूमने गई हैं। वहाँ पर भी यही दृश्य उन्होंने देखा कि पीठ पर बंधे हुए बच्चों को और मेहनत करती हुई पहाड़ियों को। तो ये चीज़ें इन्हें झकझोर गई हैं। लेकिन जो जितेन जो आया है, जो इनका गाइड है, ड्राइवर है, वो उसके लिए इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो तो रोज़ इन चीज़ों के लिए देखता है। तो वो याद दिलाता है कि ये तो देश की आम जनता है, इन्हें आप तो कहीं भी देख लेंगी, यानी आप कहीं भी जाएंगी तब देख लेंगी, लेकिन आप यहाँ के पहाड़ों को देखने के लिए आई हैं और इतना पैसा खर्च करके। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है। ये बेस्ट एट रिपेइंग है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने। ये सोचने का कारण लेखिका का क्यों रहा है? ये इसलिए रहा है कि ये वाक्य जो कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं, ये इसलिए कह रही हैं कि जो पहाड़ी ने जो पत्थरों पर बैठकर सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ रही हैं, उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े होते हैं, कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे होते हैं। इसके बाद भी वे लगातार काम में लगी रहती हैं। ये औरतें वही सड़क बना रही हैं जिन पर हम लोग सैलानी जो घूमने का आनंद लेने आते हैं। इन औरतों की मेहनत से ही हिमालय के दुर्गम इलाकों में सड़कें बन पाती हैं जिन पर हम चलकर घूम पाते हैं, और बदले में बेचारी इन पहाड़ियों को बहुत कम मेहनताना मिलता है जो केवल उनके पेट मात्र भरने के ही काम आता है। तो इसीलिए वो कह रही हैं कि इतना कम लेकर समाज को कितना अधिक लौटा देती हैं। और इस तरीके के लोग जो है, ये वो मेहनत कश आम जनता है जो अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कम मूल्य में देश और समाज के लिए बहुत कुछ करती है जनता। ये आम जनता सड़कें, पहाड़ी मार्ग, नदियों, पुल आदि बनाना, खेतों में अन्न उपजाना, कपड़ा बुनना, कारखानों में काम करके यही आम जनता किसी भी राष्ट्र को आर्थिक सुदृढ़ता, मजबूती प्रदान करती है। तभी वो कह रही हैं कि ये आम जनता कितना कम लेकर इस समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा बेशरम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी कि जीवन लहरा उठा और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया। जो लेखिका भी इस तरीके के विचार सोच रही थी, एकदम से उनका जो सिर का हिस्सा था, उनका दिमाग था, वो थोड़ा बोझिल सा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं कुछ नहीं है, खंडहर जैसा। लेकिन जब उन्हें पहाड़ियों के लिए किसी बात पर हंसते खिलखिलाते देखा तो उनके हंसते खिलखिलाते हुए हंसी को देखकर ऐसा लगा जैसे जो दिमाग मेरा बोझिल था, जो खंडहर सा बन गया था, वो एकदम ताजमहल बन गया हो। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे स्कूली पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या
स्कूली बस नहीं। मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मणि जो कि लेखिका की सहेली है। मैडम ये मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला यानी कोई बड़े पेट वाला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते भी हैं। पानी भरते हैं। जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोए जाते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। अब ये आगे की जो है यात्रा वृतांत, जो आगे की जो घटना है, मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी, क्योंकि वरना वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको बाद में अगली वीडियो में मिलते हैं। अब अभी साना साना हाथ जोड़े का ये पहला पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।